हम ना भारत में जाएंगे और ना पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कभी उसका हिस्सा था ही नहीं। भारत सरकार को प्रस्ताव दिया, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, और भारत ने सीधे सीधे मना कर दिया। नेहरू सरकार नहीं चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और विवादित क्षेत्र बने। कन्हैयारी गद्दारी इसके नाम है घारे अदा, ये लाइन आपने कोक स्टूडियो के एक बलोची गाने में सुनी होगी और आपको लगा होगा कि ये गाना किसी महबूब के लिए लिखा गया है या कोई महबूब अपनी बेवफाई की कहानी बता रहा है। लेकिन जनाब, ये सिर्फ इश्क की नहीं, एक कौम के साथ हुए धोखे की दास्तान है। बलूचिस्तान के जवान के रग रग में बसती है ये टीस। इस गाने की असली बोल यानी कि जिनका मतलब है, वो पहले यारी करते हैं, फिर गद्दारी करते हैं, और वहाँ इश्क का कोई घर नहीं होता। ये गाना बगावत की नज्म है, एक अधूरी आज़ादी की दास्तान है, और एक ऐसी ज़मीन की पुकार है जो खुद को कभी पाकिस्तान का हिस्सा मानती ही नहीं थी। जब कोई बच्चा आपकी गोद में ज़बरदस्ती डाल दिया जाए, जब आपकी ज़मीन आपसे बिना पूछे ज़बरदस्ती हड़प ली जाए, जब कोई मजलूम अपनी ही मिट्टी में गैर बन जाए, तो वहाँ बारूद और बगावत दोनों पनपती हैं। सुनहरी रेत से ढकी, गैस, तेल, तांबे और सोने से भरी है ये ज़मीन, जिसके नीचे खजाना है, पर ऊपर सिर्फ खून बहता है। जहाँ सूरज गर्म है, पर दिलों में लपटें उससे भी ज़्यादा तेज हैं। जहाँ एक सवाल सदियों से गूंज रहा है कि आखिर हम पाकिस्तानी कब से हो गए। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो सबको लगा एक नया मुल्क जन्म ले रहा है, लेकिन उसी वक्त बलूचिस्तान एक अलग कहानी लिख रहा था। खान ऑफ कलात, जो बलूचिस्तान का राजा था, उसने कहा, हम ना भारत में जाएंगे और ना पाकिस्तान में, हम आज़ाद हैं, हम खुद एक मुल्क हैं। ये दावा कोई सपना नहीं था, उसके पास दस्तावेजी सच्चाई थी। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान कभी उसका हिस्सा था ही नहीं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, उस वक्त बलूचिस्तान एक नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे पहला खान ऑफ कालात, ये बलोचों की स्वतंत्र रियासत थी, जिसकी अपनी पहचान राजशाही और संधियों से थी। मीर अहमद यार खान इसके शासक थे, और उन्होंने 11 अगस्त 1947 को कालात को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जो भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग था। ब्रिटिश राज में कालात को एक प्रिंसली स्टेट अंडर ट्रीटी ऑब्लिगेशंस माना जाता था, और 1947 में ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वतंत्र मान्यता दे दी। दूसरा, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये इलाका ब्रिटिश द्वारा सीधे शासित था, जिसमें क्वेटा, पशीन, चगाई, झोब जैसे इलाके आते थे। इसे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस भी कहा जाता था। भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त यह हिस्सा सीधे पाकिस्तान में चला गया, बिना किसी जनमत संग्रह या स्वतंत्र इच्छा के। तीसरा, फ्रंटियर स्टेट्स यानी कि मकरान, लसबेला, खारान, ये राज्य कालात के जागीरदार माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। 1948 में इन रियासतों ने खुद को पाकिस्तान में मिला लिया, लेकिन यह प्रक्रिया भी बहुत ही विवादास्पद रही। 11 अगस्त 1947 स्वतंत्रता की घोषणा। ब्रिटिश राज से आज़ादी के समय बलूचिस्तान खान ऑफ कालात मीर अहमद खान ने 11 अगस्त 1947 को खुद की इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी। ये घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, और बलूचिस्तान ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 227 दिनों तक अस्तित्व बनाए रखा। एक और इतिहास है कालात और भारत का, जो भुला दिया गया। सबसे पहले भारत को ऑफर मिला। जब 11 अगस्त 1947 को खान ऑफ कालात यानी कि मीर अहमद यार खान ने कालात को स्वतंत्र घोषित किया, उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों से ट्रीटी ऑफ इंडिपेंडेंस के तहत स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई थी, क्योंकि कालात को 11 अगस्त को ब्रिटेन ने स्वतंत्र रियासत के रूप में मान्यता दे दी थी। लेकिन एक और किस्सा है। इस मान्यता के बाद मीर अहमद यार खान की जानकारी के बिना उनके प्रधानमंत्री यानी कि नवाबजादा मोहम्मद असलम खान ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को और नेहरू सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, भारत से विलय का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कालात राज्य के भारत संघ में शामिल होने की इच्छा जताई गई थी। कालात स्टेट के प्रधानमंत्री नवाबजादा असलम खान ने भारत सरकार को प्रस्ताव दिया, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं या ट्रीटी बेस्ड स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और भारत ने सीधे सीधे मना कर दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने यह प्रस्ताव ठुकराया क्यों? भारत ने राजनयिक चुप्पी अपनाई और स्पष्ट रूप से प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
लेकिन सवाल वही है, आखिर क्यों? क्योंकि भारत उस समय राज्यों का एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन बहुत ही रणनीतिक संतुलन से कर रहा था। बलूचिस्तान भारत से भौगोलिक रूप से पूरी तरह अलग थलग था। साथ ही नेहरू सरकार नहीं चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और विवादित क्षेत्र बने, क्योंकि कश्मीर पहले से ही गंभीर मुद्दा बन चुका था। नेहरू और सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि ये मामला इंटरनेशनल स्तर पर जाए और विवाद बने, खासकर तब जब जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे मुद्दे पहले से ही उबल रहे हों। उधर पाकिस्तान बेचैन था, क्योंकि अगर बलूचिस्तान अलग रहता तो पाकिस्तान को समुद्र तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिलता। ग्वादर पोर्ट, अरब सागर और आगे जाकर चीन से संपर्क सब खतरे में पड़ जाते, और यहीं से शुरू हुआ बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की जबरदस्ती का खेल। अब आप सोच रहे होंगे फिर पाकिस्तान ने क्या किया? जब भारत ने प्रस्ताव नहीं स्वीकारा तो खान ऑफ कालात ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस आज़ादी को कभी मान्यता दी ही नहीं। पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान और खास तौर पर खानात कालात पर कब्जा किया। कैसे? मिलिट्री प्रेशर यानी कि सैन्य कार्रवाई करके। ये कोई संधि या लोकतांत्रिक विलय नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक धोखा था और सेना की धमकी से किया गया था, जिसे आज भी बलोच नेता इलीगल एनेक्सेशन कहते हैं। अब समझते हैं कि आखिर 1947 और 48 में हुआ क्या क्या। 11 अगस्त 1947 को खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया। पाकिस्तान और ब्रिटिश दोनों ने उस वक्त इस आज़ादी को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने कालात को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्थायी मान्यता भी दे दी थी। यानी कुछ महीने तक कालात एक इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह पाकिस्तान और दुनिया के सामने खड़ा रहा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन नहीं। अब असली खेल शुरू हुआ। पाकिस्तान ने बलूच क्षेत्रों के छोटे छोटे स्टेट्स यानी कि खारान, मकरान, लासबेला को पहले से ही अपने साथ मिला लिया था। अब केवल कालात बचा था, जो सबसे बड़ा और प्रमुख बलूच इलाका था। फिर मार्च 1948 पाकिस्तान ने फौजी दबाव बनाना शुरू किया। पाकिस्तानी फौज ने बलोच इलाकों की सीमाओं पर मूवमेंट शुरू किया। लाहौर से लेकर क्वेटा तक अफसरों को रेड अलर्ट पर रखा गया। उसी समय खान ऑफ कालात पर भारी दबाव बनाया गया कि वे पाकिस्तान में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दें। फिर 27 मार्च 1948 को कालात के शासक यानी कि मीर अहमद यार खान ने पाकिस्तान में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। ये निर्णय उस समय लिया गया था जब ऑल इंडिया रेडियो ने घोषणा की थी कि कालात ने भारत में शामिल होने की पेशकश की थी, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया है। रेडियो पे इस घोषणा के बाद खान ने पाकिस्तान से मिलने का सोचा और हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने कालात के विलय को एक स्वैच्छिक निर्णय के रूप में दिखाया, लेकिन कई सोर्सेस के अनुसार ये निर्णय सिर्फ राजनीतिक दबाव और सैन्य धमकी के तहत लिया गया था। तब से अब तक 5 बार बलोचों ने बगावत की है। सबसे पहला 1948, फिर 1958, फिर 1962, फिर 1973 और अब 2004 से लेकर लगातार चल रही छठी लड़ाई। हर बार पाकिस्तान ने अपने टैंकों से जवाब दिया और हर बार बलूच अपनी ज़मीन से चिपके रहे। हर बार बलूच लड़े, हर बार पाकिस्तान ने बम बरसाए, हर बार दुनिया सिर्फ चुप रही, जो वो हमेशा रहती है। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे संसाधन संपन्न इलाका है। नेचुरल गैस, सोना, कोयला, यूरेनियम, यहाँ सब कुछ है। पाकिस्तान की कुल गैस का 36% यहीं से आता है, मगर खुद बलूचिस्तान के गाँवों में चूल्हे लकड़ी से जलते हैं। बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है और अस्पताल भी नहीं है, और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो गायब हो जाता है। बलूचिस्तान में गायब होना कोई नई बात नहीं है। यहाँ मिसिंग पर्सन ये शब्द है जो रोज़ सुना जाता है। हज़ारों युवा, छात्र, पत्रकार, एक्टिविस्ट गायब कर दिए जाते हैं। कुछ का शव मिलता है और कुछ मास ग्रेव्स में दफन कर दिए जाते हैं। माएँ सड़कों पर बैठी हैं, तस्वीरें लिए, कोई बेटा शायद कभी लौट आए, और इन सब के बीच आर्म्ड स्ट्रगल आज भी जारी है। BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, BRA, UBLF जैसे संगठन पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। CPEC जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक ड्रीम है, बलोचों के लिए मौत का सौदा है। ग्वादर पोर्ट को चाइनीज कॉलोनी बनने से रोकने की लड़ाई अब दुनिया देख रही है। अब समझते हैं बलोचों का DNA क्या है, नस्ल, नस्लियत और उनके नसों में खून कहाँ से है। DNA नस्ल, नस्लियत और नसों का नक्शा। बलोच लोग कौन हैं, कहाँ से आए थे? ये सवाल जितना राजनीतिक है उतना ही जेनेटिक भी। बलोच लोग नस्लीय तौर पर एथनोजेनेटिक धागों से बुने हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं आर्यन ईरानियन मूल। बलोच लोग खुद को ईरान से आए आर्यन ट्राइब्स का वंशज मानते हैं।
सेमिटिक और द्राविड़ प्रभाव। कुछ बलोच समुदायों में ब्राह्मी जैसी भाषाएं और डीएनए मार्कर्स दिखाते हैं कि वो कभी भारत के दक्षिणी भाग से भी जुड़े हुए थे। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि बलोच जनजातियों में सेंट्रल एशिया, काउकासस और यहाँ तक कि लेवेंटाइन यानी कि लेबनान, सीरिया के ट्रेसेस भी मिले हैं। यानी कि बलोच शरीर से पाकिस्तान के नक्शे में ज़रूर है, लेकिन उनके जीन पूरी प्राचीन दुनिया की दास्तान कहते हैं। अब बलोच का इतिहास क्या है? इतिहास एक कबीलों की संतलत। कब से हैं बलोच? बलोच लोगों का जिक्र पहली बार हमें मिलता है 10वीं सदी में, जब एक फारसी इतिहासकार अल मकदसी लिखता है कि बलोच लोग पहाड़ों में रहने वाले बहादुर और आज़ाद कौम हैं। 12वीं और 13वीं शताब्दी में मीर चाकर खान रिंद और मीर गोहेर खान लश्करी जैसे नाम सामने आते हैं, जो बलोच पहचान के पहले राजनीतिक प्रतीक बनते हैं। ये लोग कभी कबीलों में बटे थे, लेकिन इन्होंने एक लूजली निट ट्राइबल कॉन्फेडरेसी बनाई, जिसमें आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता सबसे बड़ा कानून था। खास राज्य और खास कहानी, खान ऑफ कालात। बलूच इतिहास का सबसे अहम मोड़ तब आता है जब 1666 में खान ऑफ कालात की स्थापना होती है। ये कोई गांव नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक राज्य था। खान मीर अहमद यार खान यानी कि बलूचिस्तान के अंतिम शासक, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। ब्रिटिशों ने कालात को अ फुली सवरन स्टेट अंडर इनडायरेक्ट रूल माना था। मतलब ये कि आज़ादी के वक्त बलूचिस्तान पाकिस्तान की जायदाद नहीं था, वो खुद आज़ाद देश था। अब समझते हैं कि आखिर ये बलोच हैं कौन। बलोच एक प्राचीन नस्लीय समूह है जिनकी जड़ें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैली हुई हैं। बलूचिस्तान 3 देशों में बटा हुआ है, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा। बलोची की भाषा बलोची, जो फारसी, कुर्दिश और पश्तो से मिलती जुलती है। धर्म से ये ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान होते हैं, लेकिन इनमें जातीय कबीलाई पहचान ज़्यादा मजबूत होती है। बलूच समाज में तुम मुसलमान हो या बलूच पूछे जाने पर जवाब आता है, मैं पहले बलूच हूँ और बाद में मुसलमान। इनकी संस्कृति में गीत, शायरी, हथियार और घोड़े बहुत अहम हैं। बलूचों के लिए आज़ादी सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं, उनकी संस्कृति और अस्मिता का हिस्सा रहा है। धर्म और पहचान की खाई। हालांकि बलूचिस्तान की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, लेकिन उनका इस्लाम, सूफी और आदिवासी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। उनकी कबीलाई नियम और इज्जत के कानून अक्सर पाकिस्तान के आधुनिक इस्लामी ढांचे से टकराते रहते हैं। बलूचों के लिए पहले बलूच होना ज़रूरी है, मुसलमान होना बाद में आता है, और यही चीज़ पाकिस्तानी स्टेट से उनका टकराव का कारण बनती है। आज़ादी की प्यास, संस्कृति से आंदोलन तक। बलूच आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं है, सांस्कृतिक विद्रोह भी है। जब पाकिस्तान कहता है कि आप हमारे हैं, बलूच संस्कृति पूछती है, तो फिर हमारी जुबान, हमारे हीरो और हमारी यादें क्यों मिटा रहे हो? बलूचिस्तान में स्कूलों से बलोची भाषा हटा दी गई है, पुस्तकों से उनके इतिहास को दरकिनार कर दिया गया है। रेडियो और टीवी पर बलूच लोकगीतों की जगह राष्ट्रीयता थोपी जाती है। बलूच खुद को पाकिस्तान का नहीं मानते, बल्कि कहते हैं हमसे हमारा मुल्क छीना गया है, हमें कब्जे में कर लिया गया है। अब बात करते हैं अलगाव की आग। आखिर क्यों मांगते हैं बलूच आज़ादी? बलूचिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन है। गैस का सबसे बड़ा सोर्स, कोयला, तांबा, यूरेनियम, सोना, लोहा और सबसे स्ट्रैटेजिक ग्वादर पोर्ट, जो सीपेक का जड़ है। लेकिन वहाँ के लोग क्या पाते हैं? शिक्षा में सबसे पीछे, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पिछड़ा, बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा, जबरन गायब किए गए हज़ारों नौजवान और मिलिट्री का बूट हर दिन उनकी छाती पर। बलूचों का आरोप है पाकिस्तान हमारी ज़मीन को खाता है, लेकिन हमारे बच्चों को भूखा रखता है। अब समझते हैं बलूचिस्तान में क्या क्या है। पाकिस्तान के कुल गैस प्रोडक्शन का 36% अकेले बलूचिस्तान से आता है। कोयले का 90%, सोना, तांबा, यूरेनियम के खजान हैं वहाँ पर। और ग्वादर पोर्ट, जिस पे पूरा सीपेक यानी कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो तो मोती है। लेकिन फिर भी 46% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा है और लिटरेसी रेट मात्र 41% यानी कि 41% है। और हर 100 में से 25 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। सुई से गैस पूरे पाकिस्तान को जाती है, पर खुद सुई अंधेरे में जीता है। अब बात करते हैं रेबिलियन ग्रुप्स की, जो बलोच की हथियारबंद उम्मीद है। आज बलोच आर्म्ड स्ट्रगल चला रहा है। BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी, BRA यानी कि बलोच रिपब्लिकन आर्मी और UBLF यानी कि यूनाइटेड बलोच लिबरेशन फ्रंट। ये ग्रुप्स सीपेक, ग्वादर और पाक आर्मी को निशाना बनाते हैं। चाइना के इंजीनियर्स को बम से उड़ाते हैं और ये आम बात हो चुकी है।
बलूचिस्तान की सरजमी आज भी उस दर्द को अपने सीने में दबाए बैठी है जिसे वहाँ की माएँ सालों से हर दरगाह, हर दरबार और हर दफ्तर के बाहर तलाश रही हैं अपने गायब बेटों की शक्ल में। यहाँ एक शब्द जो हर गली, हर घर में गूंजता है, हर मोहल्ले में गूंजता है, मिसिंग पर्सन्स। ये वो लोग हैं जिन्हें या तो सुरक्षा एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं या कभी खुद घर लौटकर कभी आ ही नहीं पाते। कोई कोर्ट, कोई वारंट, कोई मुकदमा, कुछ नहीं होता। बस अचानक एक सुबह दरवाज़ा टूटता है और बेटा, भाई, बाप उठाकर ले लिए जाते हैं। महीनों सालों बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं आती और जब खबर आती है तो या तो किसी पहाड़ी से एक अधजला शव बरामद होता है या फिर किसी रेगिस्तान में गड़ा एक मास ग्रेव खुलता है जहाँ कई लाशें बिना पहचान, बिना कफन, एक के ऊपर एक दफना दी जाती हैं। अब तक 20,000 से ज़्यादा बलूच गायब किए जा चुके हैं, जिनमें छात्रों से लेकर बुजुर्गों तक हर लोग शामिल हैं। इनमें से अधिकांश या तो वापस नहीं आते और जो लौटते हैं वो जिंदा कम और लाश ज़्यादा होते हैं। माएँ जो कभी झुकी नहीं, थकी नहीं। इन लापता लोगों की माएँ, जिन्हें बलूचिस्तान में दर्द की देवी कहा जाता है, सालों से सड़कों पर बैठी हैं। नारे नहीं, आंसू बोलते हैं इनके। कदीर बलोच, जिन्हें मामा कदीर कहा जाता है, ये वो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने 3000 किलोमीटर का पैदल मार्च किया ताकि पाकिस्तान की राजधानी तक बलोच की आवाज़ पहुंच सके। कराची से इस्लामाबाद, क्वेटा से लाहौर तक ये महिलाएं तख्तियों और तस्वीरों के साथ प्रदर्शन करती हैं जिन पर लिखा होता है, मेरे बेटे को वापस करो, 5 साल से गायब है, जिंदा है या मरा, मात्र यही बता दो। लेकिन जवाब में अक्सर मिलता है खामोशी, डर और कभी कभी एक और लाश या शायद 10 और लाश। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, खौफ का सिस्टम। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे मिलिटराइज्ड रीजन है जहां फौज, एफसी और आईएसआई हर शहर में हावी हैं। यहाँ हर डिसेंट, हर विरोध को देशद्रोह या फिर रॉ का एजेंट या सुरक्षा के लिए खतरा कहकर कानून से पहले ही सजा दे दी जाती है। बलूचिस्तान के लिए कोर्ट में केस चले ऐसा काफ़ी रेयर होता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पाकिस्तान पर फोर्सेबल डिसअपीयरेंस और मास ग्रेव्स की कड़ी आलोचना की है। अब सवाल आता है कि तो क्यों नहीं रुक रहा ये सब? क्योंकि बलूचिस्तान की लड़ाई सिर्फ आज़ादी की नहीं बल्कि पहचान, इज्जत और इंसान होने की हक की है। पाकिस्तान के लिए ये वो रिसोर्स हब है जहाँ से गैस, कोयला, सोना और अब सीपेक जैसी बड़ी योजनाएं निकाली जाती हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को बदले में सिर्फ गायब कर दिए जाने का खौफ और चीखती हुई माओं की चुप्पी मिलती है। बलूचिस्तान का मिसिंग पर्सन का मुद्दा दुनिया के सामने पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी को उजागर करता है और उसकी पोल खोलता है। एक इस्लामिक रिपब्लिक जहां इंसान का नामो निशान तक मिटा दिया जाता है। भारत का रोल और पाकिस्तान का डर। पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है कि इंडिया वाया रॉ बलोच मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग और हथियार देता है। पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान में चल रही आज़ादी की मांग के पीछे सिर्फ एक मुल्क है और वो है भारत। पाकिस्तान कभी रॉ का नाम लेता है तो कभी मोदी का और कभी अफगानिस्तान में बैठे इंडियन कंसुलेट का। 2016 में भारत ने पहली बार खुलकर बलूचिस्तान की बात की थी जब पीएम मोदी ने लाल किले से बलोचों का जिक्र किया। ये पहली बार था जब भारत ने ग्लोबली इस मुद्दे को उठाया। बलोचों ने पीएम मोदी को हीरो बना लिया। बलूच डायस्पोरा ने पीएम को मसीहा कह दिया। पाकिस्तान तब से चिल्ला रहा है रॉ की साजिश है, लेकिन हकीकत यह है ये जंग बलोच अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं और बलोच बहुत पहले से लड़ रहे हैं। अब समझते हैं कि अगर आज बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए तो क्या होगा। अगर आज बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, ग्वादर पोर्ट चला जाएगा, सीपेक का खात्मा हो जाएगा और चीन को अरब सागर में एक्सेस मिलना रुक जाएगा। हाँ, भारत को स्ट्रैटेजिक बढ़त मिलेगी, लेकिन क्या नया मुस्लिम देश स्थिर होगा? क्या ये अफगानिस्तान बनने से बचेगा? क्या कट्टरपंथ वहाँ भी पनपेगा? अब इंडिया के लिए बलूचिस्तान सिर्फ एक भूभाग नहीं है बल्कि पाकिस्तान की हिपोक्रेसी को बेनकाब करने का जरिया है, जो खुद कश्मीर में इंसाफ की बात करता है लेकिन बलूचिस्तान में इंसानियत कुचलता रहता है। अब समझते हैं कि अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो गया तो क्या? पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा। दूसरा, उसके पास ना तेल रहेगा ना गैस। तीसरा, सीपेक डूब जाएगा। चौथा, ग्वादर पोर्ट चीन के हाथ से निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए स्ट्रैटेजिक बफर जोन बन जाएगा। बलोच आज़ाद होते हैं तो भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा रास्ता खुल जाएगा। अब समझते हैं कि अगर बलूचिस्तान बनता है तो हम दोस्त बनेंगे या दुश्मन। देखिए, बलोचों की आइडियोलॉजी काफ़ी सेकुलर है
और पाकिस्तान से नफरत इतनी गहरी है कि भारत उनके लिए धर्म का दुश्मन नहीं, जुल्म का दुश्मन लगता है। बलोच लीडर्स जैसे हिरबियार मर्री, ब्रह्मदाग बुगती, मजहर बलोच भारत को अपना एलाय मानते हैं। तो अगर बलूचिस्तान आज़ाद हुआ तो भारत के लिए एक इजराइल जैसा दोस्त साबित हो सकता है, छोटा, घेराबंदी वाला, लेकिन भरोसेमंद। लेकिन सिर्फ फायदे नहीं होंगे, खतरा भी है। बलूचिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान को और भी ज़्यादा कट्टर बना सकती है। आईएसआई नए प्रॉक्सी खोल सकता है। आतंकी संगठन भारत में बदले की कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारत के लिए स्ट्रैटेजिक फायदे क्या हैं। पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा, चाइना का सीपैक ध्वस्त हो जाएगा, अरेबियन सी में भारत की इनडायरेक्ट पहुंच हो जाएगी, एक स्वतंत्र सेकुलर बलोच भारत का अलाय बन जाएगा। लेकिन इसके साथ ही रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि नया मुस्लिम राष्ट्र कट्टरपंथी हुआ तो नया हेडेक हो जाएगा, जैसे आज बांग्लादेश है। चाइना सीधे मिलिट्री बेस डाल सकता है, इस्लामिक मिलिटेंसी वैक्यूम में उग सकती है। अब आखिरी में सवाल यही रहता है, तो क्या अगला बांग्लादेश बनेगा बलूचिस्तान? एक बार जिन्ना ने कहा था, ईस्ट पाकिस्तान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन फिर 1971 में एक नया मुल्क बना, बांग्लादेश, और आज बलूचिस्तान का हाल वही है। हो सकता है कि बलूचिस्तान हमारा दोस्त बने, लेकिन आज जिस तरीके से बांग्लादेश हमारे साथ रवैया अपना रहा है, शायद वो भी हो सकता है। तो हमें दोनों पहलू देखने होंगे। आप जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज़ के साथ। अगले बार हम आएंगे पाकिस्तान के तीसरे बच्चे यानी कि पश्तूनिस्तान के बारे में बात करने के लिए। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और स्टेट मिरर से जुड़े रहिए।